हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने एग्रीगेट डिमांड समझा, हर एक चीज़ डिटेल में की, डेफिनेशन से, शेड्यूल से, कर्व से लेके एक्सप्लेनेशन तक से ऑब्जर्वेशन तक सब अच्छे से डिटेल में किया कि अगर आपके पास बस इतना सा क्वेश्चन भी आ जाए एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड 6 नंबर में, तो आप उसको कैसे लिखोगे एलैबोरेट करके। हमने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे। उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से, उसी ब्लूप्रिंट में हम इस वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई समझने वाले हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू आवर एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एस रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पूरे इंडिया के जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, यू कैन से जितने सारे फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वो सब लोग प्लान करते हैं कि भाई हम इस साल इतने इतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। जब भी कभी पूरे देश के यू कैन से ओनर्स, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, और यू कैन से नहीं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स नहीं, यू कैन से प्रोड्यूसर्स, है ना, पूरे इंडिया के जब भी कभी प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं कि साल हम इतना प्रोड्यूस करने वाले हैं, उस उन सबको आप जो नंबर देंगे वो सब, वो आपका एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं आपको, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन मतलब पूरी इंडिया का प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स। पूरी इंडिया का प्रोडक्शन कौन प्लान कर रहा है? सारे प्रोड्यूसर्स। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल की बात होती है बस। 3 कॉम्पोनेंट्स है, ये आपको याद करना है, दैट्स इट, ठीक है। ओके। अब हाँ, प्लान प्रोडक्शन और द डिजायर्ड प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये क्या बात हुई? एग्रीगेट सप्लाई एक प्लान्ड यू कैन से प्रोडक्शन है, अभी जस्ट प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अभी मतलब देखो, प्रोड्यूसर्स अभी प्लान कर रहे हैं हमें इस साल कितना कितना प्रोड्यूस करना है। ये वो नहीं होता कि असलियत में भी भाई ये इतना ही प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये बस एक प्लानिंग होती है। एग्रीगेट यू कैन से जो एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात करेंगे, वो सिर्फ एक प्लानिंग होती है, एक्चुअल में नहीं हो रहा अभी, ठीक है। बस ये जस्ट प्लान किया जा रहा है कि इस साल इतना इतना हमने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्लान प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन की बात होती है एग्रीगेट सप्लाई में, एक्चुअल प्रोडक्शन की नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम एग्रीगेट शेड्यूल। एग्रीगेट शेड्यूल क्या है? पिछली वीडियोस में हमने ईडी शेड्यूल पढ़ा, यहाँ पे हम एएस शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीगेट शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द बिहेवियर ऑफ एएस corresponding टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। भाई वही है, एएस और ए और इनकम को जब आप साथ में लिखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास एडी शेड्यूल आएगा, ठीक है। वही चीज़ लिखी है। डेफिनेशन देखो आपको याद करनी पड़ेगी। आई मीन अब क्या करें, याद करना पड़ता है कि अगर मार्क्स चाहिए होता है तो। ओके। ओके। रही बात अब शेड्यूल की, अब आपको शेड्यूल कौन सा बनाना है, ठीक है। वैसे मैं नहीं कभी सजेस्ट करता कि बुक वाले शेड्यूल्स बनाओ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे इनकम लिखनी है, वहाँ पे आपने कंजम्पशन लिखना है, वहाँ पे आपने सेविंग लिखनी है और एग्रीगेट सप्लाई लिखना है। बस ये 3 कंपोनेंट, इनको छोड़ दो, इन दोनों को नहीं लिखना है। जब भी कभी आप ए एस, रुक जाओ मैं थोड़ा सा, मेरे पास थोड़े लिखने का इतना अच्छे वो नहीं है, बट शेड्यूल बस ये मान लो, ठीक है। ए शेड्यूल, ये दिस इज शेड्यूल, आई मीन मुझे पता है ये शेड्यूल नहीं पढ़ा जा रहा, बट ये शेड्यूल है लिखा है मैंने, ठीक है। लेट्स जस्ट एज्यूम, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का जब भी कभी आपने शेड्यूल बनाना है, उसमें आपने ये 4 चीज़ें लिखनी है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब पहली बात आप कहोगे कि कंजम्पशन क्यों डाल रहे हो भाई साहब, कंजम्पशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, इसका पॉइंट होता है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ओके। अभी आगे फॉर्मूला आएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा मैं कंजम्पशन भी क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको ये 4 चीज़ों का टेबल प्रेजेंट कर देना है अपने एग्जाम में, तो उससे आपका एक एग्रीगेट शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। बुक वाला मत बनाना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट और बहुत ज़्यादा अनकम्प्लीट सा फील होता है इसलिए, ठीक है। अब एग्रीगेट शेड्यूल आपने बना दिया, एग्रीगेट शेड्यूल के बाद मैं आपको करूँगा ग्राफ एक्सप्लेन, ठीक है। कर्व, ए एस कर्व एक्सप्लेन करूँगा। रुक जाओ, टेंशन मतलब ऊपर का भी मैं बताऊँगा अभी, बट पहले अभी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके। अब ग्राफ बनाना है आपने, ग्राफ में क्या बनाना है, एएस कर्व कैसे शो करना है। देखो पिछला जो आपने एडी कर्व पढ़ा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कि मतलब बहुत सारी लाइंस थी, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें बस आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना दिया, उसमें बस बीच में एक ऐसी लाइन खींच दो सीधी ऊपर, वो आपका हो जाएगा इनकम और यू कैन से एग्रीगेट सप्लाई। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल क्यों होता है, ये सब कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखो, जो ऐसी लाइन जाती है जो 0 से 45 डिग्री पे ऊपर जाती है, वो ए एस होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि वो इनकम होता है, और बस अभी के लिए मैं आप थोड़ा बेसिक ले लो, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम होते हैं, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों सेम होते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, अब देखो आपने एक ग्राफ बना लिया, एग्जैक्ट यही ग्राफ बनाया। एक चीज़ इंश्योर करना है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप, ऐसे नहीं कि आपने कहीं यहाँ से शुरू कर दिया और गलत हो जाएगा, वरना आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो और जो इनकम का जो यू कैन से एक लाइन आती है, जो कर्व जाता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और हाँ, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हाँ, लेबलिंग ज़रूर करनी है कि एग्रीगेट सप्लाई है, ये इनकम है।
अब आप करोगे डायग्राम को एक्सप्लेन, जो आपने डायग्राम बनाया अब इसकी एक्सप्लेनेशन चलेगी। एक्सप्लेन किस तरीके से करना है कि भाई पहली बात तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई को, और जो 45 डिग्री की एक लाइन जा रही है वो आपकी उसको इनकम को शो कर रही है, और ये कैन से एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं। और जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन का पॉइंट है बस, ठीक है। अब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। ए एस का बिहेवियर, ठीक है। ए एस का बिहेवियर कैसे बिहेव करता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट सप्लाई को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज सी प्लस एस। सी प्लस एस से आप एग्रीगेट सप्लाई को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे, आपके पास कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर दो, आपके पास एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं बताता हूँ, मैं आपको इसलिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था क्योंकि आगे आना था ये टॉपिक। इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड का क्या था, सी प्लस आई इज इक्वल टू ए डी, सी प्लस एस इज इक्वल टू ए एस। इतना, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ठीक है। ओके। अब मैं ना थोड़ा मैथमेटिकली, आप भी अगर इस चीज़ को देख रहे होगे तो आपको समझ आएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब कंजम्पशन प्लस सेविंग्स को प्लस करो, 40 प्लस माइनस 40 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 120 माइनस 120 प्लस -20 क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 200 में से जीरो माइनस करोगे 200 ही रहेगा। 280 में जब आप 20 प्लस करोगे 300 हो जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जब आपने ए सी निकाल ए एस निकाल दिया, ए एस निकाल दिया, आपके पास क्या है, ये सारे नंबर्स। अब एक चीज़ देखो, जो आपकी इनकम है वो भी आपको सेम सी नहीं लग रही, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम नहीं लग रही। हाँ, ये दोनों सेम होती है। अब इसका जो एक लॉजिकल रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे अब बस इतना आप याद रखो कि ए एस को कैसे फाइंड करते हैं, सी प्लस एस के थ्रू। लॉजिक क्या है ये अभी आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ओके। सबसे पहले ए एस क्या होता है, सी प्लस एस इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो एग्रीगेट सप्लाई है और जो इनकम है वो हमेशा इक्वल होती है, जो मैंने आपको भी पीछे बता दिया, ये दोनों हमेशा इक्वल है। ओके। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो जीरो से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाता है, राइट। ओके, देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब आप कहोगे कि ये ऐसे क्यों जाता है, कि देर इज अ काइंड ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। Why does why do the producer wish to sell the suppliers all they wish to produce? सीधी सी बात यही कहने की है कि जो आपका Y और S है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जा रहा है, इसका एक रीज़न ये भी, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। और अगर इन डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा वो लॉजिकल और हिस्टोरिकल ना, थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट भी आ जाएगा। वेट, लीड टू द कांस्टेंट प्राइस इनकम इन द इकोनॉमी, ये तो वही बात होगी। हाँ, ये थोड़ा हिस्टोरिकल रीजन है, जो हमारे कीन्स है, कीन्स ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के साथ डील कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी निकाली थी। और उस टाइम पे उन्हें कुछ ऐसे एजम्पशन लेने पड़े कि आपकी जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रहे, क्योंकि वो जो एक ऐसा टाइम था जब जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन था, सीधी सी बात, ठीक है। वही चीज़, एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये भी मतलब आप कई बच्चों को अगर ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा है क्या है, यू कैन जस्ट लर्न इट, क्योंकि ज़्यादा आना नहीं है आपके पास बुक में कोई, मतलब ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी नहीं आना है। बस इतना ही पूछेंगे कि एक्सेस कैपेसिटी क्यों होता है, क्या होता है, मतलब एक्सेस कैपेसिटी वैसे इंपॉर्टेंट है जहाँ तक मैं बताता हूँ। हाँ, आपको मैं लॉजिक ज़रूर समझाऊंगा कि जो आपकी इनकम है और ए एस है वो इक्वल क्यों होता है, वो ज़्यादा बल्कि इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी आई मीन आस्क्ड, आई मीन पीपल कैन, आई मीन टीचर को अगर मन किया कि आज कुछ तूफानी कर देते हैं एग्जाम में, तो वो पूछ लेंगे कि भाई इनकम और एएस इक्वल क्यों, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और इनकम यही मतलब होता है, कहने का मतलब ये है, ए एस इज इक्वल टू वाई। बस इसकी बात कर रहा है ये कवि, इसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। हाँ हाँ हाँ, और क्या होता है। हाँ हाँ, और यही सब कुछ है। रही बात ये वाले पॉइंट्स 1 2 3, ये सारे मैंने यहीं पे कवर कर रख लिए हैं। अब हम लास्ट में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इक्वल क्यों होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो आई मीन जब भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, एक हाउस होल्ड है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब क्या चल रहा है इसमें, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमने पीछे पढ़ा नहीं था, मनी फ्लो, रियल फ्लो, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, बस उसी से थोड़ा कोरिलेट करके इस चीज़ को समझो। टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं हमारे पास। इसमें क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स जो भी सब कुछ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, हाउस होल्ड को बेचेंगे, ठीक है, वो हाउस होल्ड को बेचेंगे। अब जो हाउस होल्ड वाले वो किससे खरीदेंगे सामान, वो सारा अपने प्रोड्यूसर से खरीदेंगे। बस यही चला हुआ है, इसी साइकिल को हम आप
हम लोग आगे इसी साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट, जितना सारा मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर ने जितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया, सारे जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, ठीक है। एस इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट किस चीज़ का होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। टोटल आउटपुट इज देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये हाउस होल्ड क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है, प्रोड्यूस यू कैन से प्रोडक्शन सेक्टर को, और यू कैन से प्रोडक्शन में अपनी सारी सर्विसेज दे रहा है। अब जब यू कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अब इंडस्ट्री क्या कर रही है? गुड्स प्रोड्यूस करिए। अब गुड्स वो प्रोड्यूस करके किसको देगी? हाउस होल्ड को ही देगी। वो और वही चीज़ हाउस होल्ड के पास चल जाएगी। कहने का मतलब क्या है? जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। जो ये सब कुछ सप्लाई करेंगे वो इन्हीं के पास जाना है। अब जो इनके पास जाना है वो वापस इन्हीं के पास आना है। कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर इनको इनकम देगा, इनकम इनकम से ये लोग प्रोडक्शन सेक्टर से सामान खरीदेंगे और वापस प्रोडक्शन सेक्टर के पास पैसा आएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। टोटल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट है दिस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस किस फॉर्म में होता है? ये होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। ये वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है जो ये लोग होते हैं, हाउस होल्ड के होते हैं। लेकिन से मतलब इन दोनों के बीच में जो चलता रहता है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द इनकम। कहने का क्या मतलब है? फैक्ट्री जो भी सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है वो कौन कंज्यूम कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। अब फैक्ट्री के पास काम करने वाले लोग कौन है? हाउस होल्ड वाले लोग हैं, ठीक है। अब इनके पास पैसा आ गया। आई मीन देखो, सीधी सी बात, हाउस होल्ड ने फैक्ट्री के लिए काम किया, फैक्ट्री वालों ने इनको पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी। अब पेमेंट से ये सामान खरीदेंगे, सामान किससे खरीदेंगे? अब फैक्ट्री वालों से खरीदेंगे। तो जो पैसा इन्हीं दोनों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो सब कुछ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सब कुछ ये कमा रहे हैं वो इक्वली है, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, बस इतना ही था इसमें जो इम्पोर्टेंट था। अब हम जाएंगे हम कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। हाँ, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऊपर है। हाँ, जो चार्ट है, यू कैन से जो टेबल है ए एस ए डी का, ए एस ए डी कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम का, वो आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैंने इसकी हालत ख़राब कर रखी है। हाँ, इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ अ रियली गुड टेबल। इसको आप अपने एग्जाम में बना सकते हो एज ए एग्जाम्पल। हाँ देखो, याद जरूर रटना ज़रूर पड़ेगा इस टेबल को, अगर आपने एग्जाम में लिखना है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुक्के में बना दूंगा, वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, टाइम वेस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है जब तुम सोचने लग जाओगे वहाँ पे। इसलिए इसी टेबल को याद कर दो, रट जाओ और वहाँ पे लिख देना एज इट इज़। टाइम बहुत बचता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना काम, आई मीन बाकी तो आपके ऊपर, आप अपना खुद भी बना सकते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा होता है। मैं सजेस्ट करूँगा उसी को बना देना, ठीक है, एज इट इज़ याद करके। ना व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो। कंजम्पशन फंक्शन, सीधी सी बात, कंजम्पशन फंक्शन की एक डेफिनेशन है जो इसके नाम के साथ ही कोरिलेटेड है। दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। एक एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन सी एंड वाई, और यू कैन सी द कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन को आप फैक्ट्री के यू कैन से एक एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई, ठीक है। अ, अब एक्सप्लेन करने के, वैसे मुझे बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बता दी, सी मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ से, एफ किस चीज़ को डिनोट करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप को। वाई क्या होता है? इनकम, ठीक है। बस ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में से लिख दिया है आपने। अब इसका एक फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। Studying the behavior respective to the economy and identifying the following are the central figures. ओके, इसमें क्या है? What is the terms consumption? नहीं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसको पढ़ने वाले, चार्ट को पढ़ने वाले, ठीक है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कंजम्पशन फंक्शन की, क्या डेफिनेशन होती है। सेकंड हम मैं आपको बताऊंगा कर्व क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कैसे काम करता है। हाँ नहीं, वैसे शेड्यूल के ऊपर जाएंगे क्योंकि हम एक जो ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे कंजम्पशन फंक्शन का एक शेड्यूल। शेड्यूल क्या होगा? यू कैन से कंजम्पशन फंक्शन का टेबल क्या होगा? उसमें बस आपने एक इनकम शो करनी है और एक कंजम्पशन शो करना है। कहने का मतलब ये मत बनाना, यही बनाना, बस आपने एक ये शो करना है और ये शो करना है। इन दोनों, बस ये दो चीज़ें लिखनी है आपने। टेबल इतू इतू सा टेबल बनाना है, 2 रोज़ वाला इतना सा टेबल बनाना है आपने एग्जाम में। वो आपका कंजम्पशन फंक्शन का टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इनसे कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल हो जाएगा। आपने बना दिया। उसके बाद आपने डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। आई मीन इस डायग्राम की इतनी ज़्यादा वेटेज, अगर टीचर आपके एग्जाम में ये देख लेती है डायग्राम, आई मीन, और वहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन लिखा है, आई गारंटी यू कि मार्क्स इजीली मिलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इतना सब कुछ बना दिया, तब वो पॉइंटलेस होगा। हाँ, अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन और आप ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो इजीली फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो, आप सबको पता है इनकम, हमने पीछे पढ़ा है, जो इनकम हमेशा 45 डिग्री के हिसाब से ऊपर को जाती है, ठीक है। हमने ये
पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है और पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। और जो कंजम्पशन का कर्व है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड वाले वीडियो में, कि जो कंजम्पशन का कर्व है वो हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है, ठीक है। वाई एक्सिस में भी एक पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है ये आ, ये ऑटोनमस कंजम्पशन की वजह से ये पॉजिटिव जगह से शुरू होता है हमारा कंजम्पशन का कर्व। दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी द कर्व। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है? अब देखो ये जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये दो लाइन मीट कर रही है, कौन सी लाइंस मीट कर रही है? एक तो इनकम वाली लाइन और जो कंजम्पशन वाली लाइन जो जहाँ पे मीट कर रही है, दिस इज नोन एज द पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इसे कहते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम टेबल के उसमें देखें ना, जहाँ पे y is equal to c है, that is known as the break even point, where y is equal to c, this point is known as the break even point। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहलाता है? अब देखो, अब पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आपको खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी सेविंग्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, ठीक है। पहले देखो आपकी इनकम जीरो थी, आपको 40 रुपीज़ आपको फिर भी खाना था, खाना है भाई, आपको खाना पड़ेगा। अब कहाँ से उस खाने को पूरा करोगे? आप खाना पूरा करोगे अपनी सेविंग से पैसा काट के, ठीक है। 100 रुपये, आपकी इनकम 100 रुपये होगी, बट आपका कंजम्पशन आज भी 120 रुपये का, तो जो एडिशनल 20 रुपये कहाँ से कटेंगे? आपकी सेविंग से कटेंगे। अब क्या हो गया? आपकी इनकम 200 रुपये होगी। अब तो सबसे बढ़िया बात होगी, 200 रुपये आपकी इनकम है और कंजम्पशन जितना आप खाते हो वो भी 200 रुपये का है, अब वो इक्वल हो गया। नाउ दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर सेविंग्स होगी। पिछले तक क्या था? आप अपनी सेविंग्स उड़ा रहे थे, सेविंग्स फूक रहे थे। अब इसके ऊपर क्या होने वाला है? आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, आ गया है। आपने डिसाइड कर लिया यार देखो महीने में ना मैं 200 रुपये का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहा हूँ। मान लो आपकी इनकम 200 रुपये है, आपने डिसाइड कर लिया यार 200 रुपये से ज़्यादा तो मैं नहीं खर्च सकता, बस इतना, ये दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है, इससे ऊपर तो मैं क्या ही खर्चा कर लूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे ये आ गया। अब 200 रुपये से ऊपर जितने भी नंबर होगा वो सारा सेव होता रहेगा, ठीक है। 200 रुपये से ऊपर जितना भी अब बंदा कमाएगा वो बंदा सेव करता रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मान लो अब बंदे की सैलरी 300 होगी, बट इसने सोचा कि यार थोड़ी और मैं कंजम्पशन बढ़ा दूँ, बस सोचा यार अब फिर भी 20 रुपये बचे, अब बोले सेविंग पे डाल दो। अब बंदे की इनकम होगी 400 रुपये, और ये कंज्यूम कितना करे? 360 कर रहा है, 360 रुपये खर्च रहा है, फिर कितना बच रहा है इसके पास? 40 रुपये बच रहे, 40 रुपये बंदा सेव कर रहा है। सेम गोज टू ये 500 इनकम होगी और वो कितना खर्च रहा है? 440 रुपये। 440 रुपये जब वो खर्च रहा है तो कितना बच रहा है? उसके पास 60 रुपये बच रहे हैं जेब में, ठीक है, और वो सेविंग्स बनती जा रही है। दैट्स इट। अब देखो, कहने अब ग्राम डायग्राम के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो ये बीच का गैप है, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का क्या मतलब है? जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आया, जब एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आया तब तक क्या कर रहा था एक आदमी? अपनी सेविंग्स फूक रहा था। डिस सेविंग्स, सेविंग्स डिस सेविंग्स, डिस सेविंग्स का क्या मतलब है? आप सेविंग्स अपनी खर्च रहा था, डिस सेविंग्स सेविंग्स खर्च रहा था, ठीक है। इसलिए जो ये गैप है ये आपका, एक तो ना जगह ही नहीं रखी मैंने, इतना वो कर दिया है मैं सब, सॉरी फॉर दिस। अब देखो जो ये वाला गैप है नीचे वाला, ठीक है, आई शुड एरेज ऑल दिस वन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। अब देखो, जो ये मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने शेड कर रखा है, दिस सिंबलाइजेस डिस सेविंग्स। कब तक? जब तक आपकी इनकम और आपका जो कंजम्पशन है वो इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। जब जब तक आपका इनकम कंजम्पशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप अपनी सेविंग्स भी फूक रहे हो। ये वही चीज़ शो कर रहा है जो नीचे वाला डायग्राम है ना, जो रेड कलर वाला है, इसका मतलब आपने अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब जो ये ऊपर वाला केस है, ऊपर वाले में क्या होगा? आपकी इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम है, ठीक है। आप खर्च कम रहे हो और आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, तो ये इस जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसका आप क्या करोगे? सेविंग्स करोगे, ठीक है। दिस सिचुएशन, ये जो ऊपर वाली सेविंग्स आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट की जो सिचुएशन है वो सेविंग्स कहलाएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम इस केस में बताएं, जब आपकी थोड़े मतलब यू कैन से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, इसमें इसका कहने का क्या मतलब है? कंजम्पशन ज़्यादा है, खर्च बंदा ज़्यादा रहा है और इनकम कम है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस डिस सेविंग्स हो रही है, सेविंग्स कम हो रही है, ठीक है। सी इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है वो क्या हो रहा है? ये क्या सिचुएशन है? ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है, ठीक है। नाउ दिस केस, इसमें क्या हो रहा है? कंजम्पशन, आपकी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। इस केस में क्या करोगे? आप सेविंग्स करोगे। भाई इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, खा आप कम रहे हो, तो बाकी बचा पैसा क्या करोगे? उसको सेव ही करोगे, ठीक है, वही चीज़। बाकी ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, इसको आपको याद करना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए। हाँ, अभी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, मैंने शेड्यूल बता दिया, शेड्यूल टेबल जो भी कहो आप। थर्ड मैंने ग्राफ बता दिया, और यू कैन से वो बता दिया, कर्व बता दिया, ठीक है।
कंजम्पशन फंक्शन का कर्व बता दिया, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आपने क्या है, कर्व बनाया, अब कर्व को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगेन वही थ्योरी। ठीक है, ये आपकी वाई एक्स एक्सिस आएगी, एक्स एक्सिस में शो कर दो कि एक्स एक्सिस इज इनकम। ठीक है, वाई एक्सिस इज कंजम्पशन, जीरो इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और शो कर दो जो ये जो सी वाला कर्व है वो कंजम्पशन का कर्व है, जो वाई वाला कर्व है वो इनकम को शो करता है, और जो ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर ब्रेक इवन पॉइंट है। और आप ये भी बता सकते हो जो पॉइंट आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिस सेविंग्स हो रही थी, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स हो रही है, ये भी आप बता सकते हो। सो इतना ही था मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस है। हाँ ठीक है, ये लो, ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे। ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़नी पड़ेगी। एक सेकंड में वापस येलो पे आ जाऊँ। हाँ, अब हम वापस येलो पे आएंगे। Observations related to the consumption curve. Consumption curve shoots from positive y-axis owing to the autonomous consumption or the minimum level of consumption. Observation में एक पॉइंट आप ये भी लिखोगे, जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो y-axis से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि देयर इज दिस ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जो आपकी एक ऐसी कंजम्पशन जो हर सिचुएशन में रहेगी ही रहेगी, मतलब जो आपकी सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटी है वो आपका कंजम्पशन वो है, ऑटोनमस कंजम्पशन है। वो आपको शो करना है कि वो जो कंजम्पशन कर्व है वो वाई एक्सिस से शुरू होगा। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिव, जो कंजम्पशन कर्व है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप की बात हो रही है ना, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है अपवर्ड स्लोप है, ठीक है, अपवर्ड कर्व है। अगर कहेगा कोई कि नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब डाउनवर्ड्स कर्व है, ठीक है, लाइन है, ठीक है। द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू y इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड वेयर इज थर्ड? हाँ, थर्ड ये है। फिर आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सी इज़ मोर एंड इनकम इज़ लेस, कंजम्पशन इज़ मोर एंड इनकम इज़ लेस, खर्च आप ज़्यादा रहे हो और आपकी इनकम कम है। इस केस में क्या होगी? डिस सेविंग्स होगी, आपने शो करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैं अभी ये रिपीट हो चुका है सेकंड पॉइंट में। वेट, जो आपका ये थर्ड पॉइंट था ये इसमें अच्छे नहीं, अच्छा ये सेकंड। सी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट है, थोड़ा मैंने कंफ्यूजिंग वे में लिखा है। नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, और दिस इज द फाइव पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपने शो करना है कंजम्पशन और इनकम इस जगह पे इक्वल है। और उसके बाद जो थर्ड से फिफ्थ सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन में आपने शो करना है कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, पांच पॉइंट आपके पास ऑब्जर्वेशन के भी आगे। इसके बाद मुझे लगता नहीं आपके मार्क्स कहीं कट सकते हैं। अब एक अलग टॉपिक शुरू होगा, काफ़ी ज़्यादा अलग है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट काफ़ी अलग भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें अलग क्या है? अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका क्या मतलब है? कि आदमी कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना लाइकली वो पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन से एक रेशियो है ये बताता है कि बंदे की इनकम इतनी तो खर्च कितना रहा है, एक परसेंटेज बता रहा है, परसेंटेज में नहीं, मैं कहूँगा एक काइंड ऑफ रेशियो ही एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। एक रेशियो बता रहा है कि इतनी इनकम है उसमें से वो कितना ज़्यादा खर्च रहा है, कितना कम खर्च रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। इट इज रेफ्रिजरेटेड विच, चलो ठीक है, ये जो एमपीसी, वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एमपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एपीसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये डायग्राम है, ये भी मैंने ये वाला डायग्राम है, ये अगले पेज में मैंने बना रखा है। ये भी आप के ऊपर अगर क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको भी आप उसी फॉर्मेट में करोगे जिस फॉर्मेट में हमने पिछले आंसर किए। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है एमपीसी की, ठीक है। एमपीसी एमपीसी की डेफिनेशन क्या है? एमपीसी इज द, वेट अ सेकंड, हाँ, एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। एमपीसी क्या है? एक रेशियो है। ये किसका रेशियो है? एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का, बस इतना, ठीक है। एपीसी क्या है? एपीसी इट इज द रेशियो बिटवीन, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, सीधी सी बात। यहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल। इधर हम बात कर रहे हैं एडिशन, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको। आपकी इस मंथ इनकम थी, इनकम है 200 रुपये, ठीक है। आपका कंजम्पशन पिछली बार का, पिछले महीने का था 100 रुपये, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल, ठीक है। आपका कंजम्पशन पिछले महीने में था 100 रुपये, 100 रुपये, और इनकम कितनी थी आपकी? 200 रुपये, ठीक है। इनकम आपकी कितनी थी? 200 रुपये, सीधी सी बात। ये आपका सिचुएशन क्या कहलाएगी जिसमें आप सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, कि मतलब टोटल बात कर रहे हो आप, कुछ एडिशन कम कुछ नहीं बता रहे। आप बोल रहे भाई मेरी इनकम 200 रुपये है, उनमें से मैं खर्च 100 रुपये करता हूँ, दिस इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप कहोगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। पिछले महीने आपकी सैलरी थी, आई मीन सैलरी थी 200 रुपये,
वो बढ़ के 220 रुपये होगी। बट जब भी कभी आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जब आप बात करोगे, उसमें आप टोटल की बात नहीं करोगे। अगर तो आप एपीसी के स्टाइल से चलोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 200 रुपये से 220 हो गई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 220 लिख देते हैं। बट हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ अलग तरीके से चलता है। आप इसमें एडिशन बताते हो, भाई बोला था ना 200 रुपये थी, पिछले महीने कितनी थी 200 रुपये, इस बार बढ़ के कितनी होगी 220 रुपये। आप इसमें सिर्फ जो 220 में जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, पिछले महीने से एक्स्ट्रा क्या है, जो 20 रुपये है, बस आप इसमें ये 20 रुपये लिखोगे। पिछले महीने 200 का, पिछले महीने आपका कंजम्पशन कितना का था, 100 रुपये का था। ठीक है, टोटल आई मीन 200 रुपये आपकी इनकम थी, 100 रुपये आपका कंजम्पशन था। इस बार क्या होगा, आपकी इनकम भी बढ़ गई, आपने सोचा यार इस बार 210 रुपये खर्चता हूँ। अब आप 210 रुपये खर्च रहे हो तो इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें से 210 नहीं लिखोगे, जो एडिशनल, जो एक्स्ट्रा 10 आपने पिछली बार से बढ़ाए हैं अपने खर्चे में, आप उसी को लिखोगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा एमपीसी और एपीसी अलग क्यों है। एपीसी में आप टोटल चीज़ों की बात करते हो, ऐसी छोटी मोटी एडिशनल चीज़ों की बात नहीं करते हो। ठीक है, अब ग्राफ इसका क्या होगा, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। शेड्यूल की वैसे ज़रूरत है नहीं, शेड्यूल वैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं लोगों ने, आई मीन बुक ने प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन्हीं शेड्यूल्स के ऊपर जा सकते हो। ये भी इक्वली वैसे ही है जैसे मेरे वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा बट चलो दिस इज़ गुड। यू कैन रिलाई ऑन दिस एग्जाम्पल फॉर ईपीसी एंड एमपीसी, या इसी ग्राफ में थोड़ी बहुत एडिशंस करके एक यू कैन से ये वो बना सकते हो, कंजम्पशन और वेट, इनकम का वो बना सकते हो। ये कैसे बनाते हैं आपको पता है, जैसे मान लो ये है हमारा एडिशनल वो है, एडिशन में क्या होता है, पहले पहले आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर 40 - 120 कितना हुआ 80, हाँ 80 हो। फिर आप यहाँ पे 80 लिख दोगे, वैसे ही इनकम के बीच का क्या डिफरेंस है, ये 100 है। ऐसे ऐसे करके आप इसी का एक्सटेंड कर सकते हो, इसी टेबल को एक्सटेंड कर सकते हो, तो फिर नया टेबल याद कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ऐसा टेबल और बना देना, या मैं आपको कभी और प्रेजेंट कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कर दूंगा एक टेबल, क्योंकि उसमें भी हमने सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे मैं आपको एक अलग से टेबल बना दूंगा, इसी का एक न्यू वर्जन, जिसमें यू कैन से चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, अब मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। पहले तो मैंने ये बता दिया, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे लिखे हुए दोनों दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, और शेड्यूल, शेड्यूल मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे ये वीडियो में यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि शेड्यूल कैसे बनाना है, आप खुद भी बना सकते हो जिन बच्चों को आइडिया लग गया होगा। ठीक है, शेड्यूल आप बना सकते हो। फोर्थ आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, जब भी कभी ईपीसी का डायग्राम बनाओगे, ईपीसी का डायग्राम में आपने सीधा बताऊँ क्या करना है, ऐसे बनाना है, एक इनकम की वो शो करनी है, और उसके बाद आपने ये करना है, वेट अ सेकंड, आपने ये शो कर देना बस। इनमें से आप शो करोगे, दिस इज योर इनकम, दिस इज योर कंजम्पशन, ये आपका हो जाएगा एपीसी का कर्व, आई मीन एपीसी का कर्व। ठीक है, अब आप कहोगे कि एमपीसी का कर्व क्या होता है। एमपीसी के कर्व में आपको पहली बात तो ये बनाना है। ठीक है, फिर उसमें आपने अपनी इनकम, आई मीन ये इनकम शो करनी है। ठीक है, आपने इनकम शो कर दी, फिर उसमें आपको एक और चीज़ करनी है, दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड होगा ना, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले तो शो करना है कि ये मेरी पिछले महीने की इनकम थी। ठीक है, जैसे ये इनकम है ना आपकी, आई मीन आपने शो करना है ये मेरी पहले, ये पुरानी इनकम थी, ये और मेरा पुराना कंजम्पशन था, यू कैन से। ठीक है, ये मेरा पुराना कंजम्पशन था। फिर आप नया बनाओगे, बोलोगे कि भाई इस महीने मेरी जो इनकम है वो बढ़ के यहाँ पहुँच चुकी है, और जो हमारी कंजम्पशन है इस बार मेरी बढ़ के इतनी हो चुकी है, इसे C1 कर देंगे, इसे हम Y1 कर देंगे, इसे हम Y रखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब भी कभी आप कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हो, कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ आप एडिशन की बात करते हो भाई। ठीक है, आप इसमें एडिशन की बात करते हो, ये मैंने डॉट्स क्यों बनाए, डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं इस डिस थोड़ा लंबा हो रहा है ये वीडियो ना, अरे यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ वेट अ मिनट, हाँ, अब मैं बताता हूँ, जो ये गैप है हमारा, जो एमपीसी है, और यू कैन से एमपीसी में क्या लगता है, हमें चेंज इन कंजम्पशन लगता है, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन कंजम्पशन। जो बीच का गैप है, दिस इज चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, और हम कह सकते हैं ये वाली जो इतना पार्ट है ये चेंज इन कंजम्पशन के अंदर आता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी सैलरी पहले 200 रुपये थी, वो 220 हो गई है। अभी जो ये गैप है, ये शो करता है एक्स्ट्रा 20 रुपये को। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ, अब आपकी वेट वेट, नहीं 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 नहीं, आई एम,
बिट रॉन्ग हियर। हाँ, देखो पहली बात ये तो हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन हमने ऐसे इस तरीके से लिया था कि पिछले महीने आप 100 रुपये कंज्यूम कर रहे थे, इस महीने आप 110 रुपये कंज्यूम कर रहे हो। अभी जो ये गैप है ये बीच का 10 रुपये शो करता है, ठीक है। अब मैं वही उसी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखो ये इनकम है, इनकम ये पुरानी इतनी थी अब इतनी हो गई, ये क्या चीज़ सिंबलाइज कर रही है? ये जो ये बीच का गैप है ये शो कर रहा है कि पिछली बार आपकी कितनी थी। पिछली बार आपकी 200 रुपये सैलरी थी, इस बार आपकी जो इनकम है और यू कैन से सैलरी है वो 220 हो गई। अभी एडिशन क्या है 20 रुपये का, और यू कैन से जो ये वाला गैप है, जो इतना सा गैप है, ये सिंबलाइज करता है 20 रुपये को। ये 20 रुपये को सिंबलाइज करता है। अब आपने चेंज इन वो निकालना है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन क्या है आपकी? चेंज इन कंजम्पशन होगी 10 रुपये, चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 20 रुपये। दैट्स इट, ये है आपका, ये इस तरीके से आपका एमपीसी आ जाएगा। एमपीसी का डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, एमपीसी ईपीसी का भी डायग्राम बता दिया, डायग्राम्स वगैरह सब क्लियर है। अब देखो एक्सप्लेन करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया कि पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या है, पॉइंट बता दो, ये पुराना इनकम है नई इनकम है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ हो जाता है। डायग्राम आपको आ गया। अब आती है ऑब्जर्वेशन की बारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन वगैरह सीखनी, ठीक है। एपीसी, जब भी कभी हमेशा कंजम्पशन ज़्यादा होती है, मैंने बताया ना कंजम्पशन ज़्यादा किस केस में होती है, कंजम्पशन ज़्यादा उस केस में होती है, इनकम से कंजम्पशन ज़्यादा किस केस में होती है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा उस केस में होती है जब आपके पास सैलरी इनकम जीरो होती है। इनकम जीरो होती है मतलब अब जो खाना ज़बरदस्ती पड़ता ही है ना, मतलब यार जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, ये उसकी बात हो रही है, ये वो वाली सिचुएशन है। वेट अ सेकंड, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा यहाँ पे ना। वेट अ सेकंड। हाँ, अब देखो ये वाली सिचुएशन है जिसमें आपका एपी जिसमें जिसमें आपकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, वो यहाँ तक है। ये सिनेरियो, इस सिनेरियो की यहाँ पे कवि बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। जब भी कभी कंजम्पशन ज़्यादा होती है और इनकम कम होता है यार, न्यूमरेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो, न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और जो डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें नंबर क्या होगा? नंबर हमेशा 1 से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा बड़ा होगा कहने का मतलब क्या है, एपीसी का आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा, 1.2, 1.3, मतलब ऐसे ही आएगा, मतलब 1 से नीचे नहीं जाएगा कभी, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है यार, बेसिक मैथ्स, ठीक है। एपीसी इज इक्वल टू 1। एपीसी जीरो कब होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कब होता है इक्वल, आई मीन 1 कब होता है? जब आपकी कंजम्पशन, जब आपकी इनकम इक्वल होती है तब आपका एपीसी 1 हो जाता है। एपीसी यू कैन से कम कब होता है, आई मीन 1 से कम वाली सिचुएशन कब की है? जब जब हमारे इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए और कंजम्पशन कम हो जाए। यार बेसिक मैथ अगैन, जब भी कभी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा डिनोमिनेटर है वो 100 का हो जाए और जो हमारा न्यूमरेटर है वो 100 का हो जाए, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? हमेशा आपका आंसर 1 से कम होगा। 1 से कम किस तरीके से होगा? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.11 से नीचे होता है ना। एपीसी क्या है? एपीसी छोटा है, 1 बड़ा है, ये वही चीज़ कहने के मतलब यहाँ पे। एपीसी टेंड्स टू फॉल व्हेन इंक्रीज इन द इनकम। जब भी कभी इनकम बढ़ती है, जब भी कभी इनकम बढ़ती है, जो एपीसी है वो हमेशा घटता है। एपीसी क्यों घटेगा मुझे बताओ? आ, ये आपका केस, वेट सेकेंड, है ना, इतना थोड़ा मैसअप हो जाता है एक ही जगह पे बहुत सारा ना। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो मैंने एक सिचुएशन दी थी आपको, आप कंज्यूम कर रहे हो 10 रुपये, हर महीने आप सोच रहे हो मैंने 10 रुपये ही खर्च करना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और आपकी इनकम बढ़ गई है 1000 रुपये, आपकी इनकम हो गई है 1000 रुपये, ठीक है, आपने सोचा मैं 10 रुपये खर्च करूंगा। मान लो आपकी इनकम, आपके बॉस ने बोला यार तू बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, तेरे को तेरी हम इनकम 10,000 कर देते हैं, और तेरा आपका कंजम्पशन वो आज भी 10 रुपये ही है, तो क्या होगा इससे? मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्या नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.01। कहने का मतलब क्या है, एपीसी का जो कर्व है, एपीसी डिक्लाइन करने लगा है जब भी कभी इनकम बढ़ती है, जब भी कभी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो आपका आंसर होगा वो हमेशा छोटा होता जाएगा। बस यही बात है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज सी इज नेवर जीरो। आपका जो एपीसी है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एपीसी जीरो क्यों नहीं हो सकता मुझे बताओ? एपीसी में क्या क्या दो कंपोनेंट्स लगते हैं? एपीसी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? कंजम्पशन और इनकम। और हमने 10 बार ही बात कर रखी है, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको हर एक सिचुएशन में थोड़ा ना थोड़ी चीज़ें तो चाहिए होती है जिस सर्वाइव करने के लिए, बेशक आपकी इनकम जीरो हो, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ईपीसी क्लियर हो चुका है, ईपीसी के ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे एमपीसी के ऊपर। एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन
चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, दैट्स इट। वैल्यू ऑफ एमपीसी रेंजेस बिटवीन 0 और 1। जो एमपीसी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहती है। इसका क्या मतलब है अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ तो याद कर लो, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अब जो आपकी एमपीसी है उसकी जो रेंज है, जैसे आंसर मैंने अभी आपको बताया थे, जो एपीसी है उसका आंसर 1 से बड़ा भी हो जाता है। कई बार मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर से, जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो तब क्या होता है, आपका आंसर हमेशा ज़्यादा हो जाता है। वेयर एज एमपीसी में ये नहीं हो सकता। एमपीसी में 1 से ज़्यादा आंसर क्यों नहीं आ सकता? देखो सीधी सी बात है, एमपीसी को अगर आपने 1 से बड़ा करना है, देखो इस सिचुएशन को हम चैलेंज करने हैं। ठीक है, एमपीसी आपका, वेट अ सेकेंड, जो आपका एमपीसी है, एमपीसी आपका 1.2 क्यों नहीं हो पाता कभी? ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आपके मन में क्वेश्चन होगा एमपीसी 1.2 क्यों नहीं हो सकता? इसका ये मतलब है एमपीसी की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। बट मान लो सिचुएशन ये है कि यार 1.2 है, यार 1.2 प्रूव करके दिखाओ ये है कि नहीं है, 1.2 हो सकता है क्या? ये हम प्रूव करने वाले कि एमपीसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। देखो 1.2 मैंने यहाँ पे सिचुएशन ले रखी है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, मान लो इस बार आपकी सैलरी बढ़ी, 20 रुपये आपकी इस बार सैलरी बढ़ी है, और आप कंजम्पशन, और इस बार आपने कंजम्पशन कर लिया 120 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये आपकी सैलरी बढ़ी है इस बार, और इस बार आप जो आपने एडिशनल खर्चा कर दिया वो कर दिया 120 रुपये की। कोई सेंस बना रहा है? भाई आपकी इनकम 10 रुपये इंक्रीज हुई है, और आप एडिशनल इनकम, मैं कह रहा हूँ पहले देखो 200 रुपये थी और इस बार 210 रुपये होगी। आई मीन चलो 20 वाला एग्जाम्पल सही है। पिछले बार 200 थी, इस बार 220 रुपये होगी। ठीक है, बीच का इंक्रीमेंट कितना था? 20 रुपये का था। पिछली बार कंजम्पशन कितना था? आई मीन पहले 100 रुपये थे आपके पास, और पहली बार 100 रुपये कंज्यूम करते थे, इस बार आप 110 रुपये करना शुरू कर दिया आपने खर्चा। खर्चा क्यों? 10 रुपये का एक इंक्रीमेंट आपने ले लिया कि भाई चलो 10 रुपये थोड़ा और खर्च लेता हूँ। भाई एडिशन कितना हुआ? 10। अब भाई सैलरी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज की है, खर्चा आप इतना ज्यादा कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, आई मीन मेरे को एक चीज बताओ, आई मीन इनकम से बहुत ज़्यादा आप कैसे खर्च सकते हो? पहली बात तो एक तो मिनिमम कंजम्पशन है, वो तो आप कर सकते हो, देखो ठीक है, वो तो सर्वाइवल वाला है, वो तो हो चुका है पहले वाले टाइम में। आप और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो खर्चा अपना, वो आप नहीं कर सकते। आई मीन कंजम्पशन को आप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ऐसे ज़रूर हो सकता है जैसे चेंज इन कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन में आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप कंजम्पशन जीरो भी कर सकते हो। कई केसेस में जीरो कैसे करोगे? आप तो कहोगे सर आपने अभी तो बताया कि ऑटोनमस कंजम्पशन होता है। भाई साहब ऑटोनमस कंजम्पशन वो तब होता है जब आप टोटल की बात करो, यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल इनकम की। ठीक है, पहले तो आप खर्चा करते जा रहे हो, वो तो है ही। ये तो वही बात है, पिछले साल महीने में मैं पिछले महीने में 1,000 रुपये खर्चा कर रहा था, इस बार मेरा इंक्रीमेंट हुआ थोड़ा सा, मैंने 10 रुपये ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आप ऐसे भी तो कर सकते हो, वो सोचा कि यार 10 रुपये बढ़ाने से अच्छा 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, इस बार भी 100 ही करता हूँ, जो एक्स्ट्रा 10 है वो सेविंग में डाल देता हूँ। ये भी तो कर सकते हो आप, क्योंकि एडिशन है ना, ये तो एक्स्ट्रा इनकम है आपकी, ये आपकी मर्जी है खर्च करनी है नहीं करनी। जीरो खर्चा करना है आपने, जो एडिशन आया है उसको आपने खर्च ही नहीं करना, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, अब मैंने ये आपको प्रूव कर दिया एमपीसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ओके ओके ओके, value of MPC ranges below, आई मीन बिटवीन 0 and 1। बस यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड, मान लो जो एडिशनल इनकम है, जैसे मैंने बताया इस बार आपको इंक्रीमेंट हुआ कितने का? ये चेंज इन 20 रुपये का। पहले 200 इनकम थी, इस बार 120 होगी, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ बीच में? 20 रुपये का। ठीक है, अब ये जो आपने डिसाइड किया कि यार इस बार मेरी सैलरी बढ़ी है 20 रुपये, आई मीन पहले 200 थी अब 220 हो गया, मैं ये जो एडिशनल 20 रुपये इनको भी खर्च दूंगा, मजे करने हैं मैंने, फुल मजे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? आपका जो कंजम्पशन है वो भी कितना हो जाएगा? वेट अ सेकंड, मैंने क्यों किया? ठीक है, आपका कंजम्पशन भी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, वही चीज़ें कहने का मतलब है, इस बार आपकी एडिशनल इनकम क्या हुई है? आपकी एडिशन आई मीन इनकम कितनी बढ़ी है इस बार? ठीक है, 200 रुपये से 220 रुपये हो चुकी है, एडिशनल कितना था? 20 रुपये का। आपने डिसाइड कर दिया जो एडिशन 20 रुपये इसको भी मैं खर्च ही देना है, मैंने छोड़ना ही नहीं कुछ। आपने सोचा कि भाई पिछली बार मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था, इस बार मैं 120 रुपये खर्च करूंगा। 120 रुपये क्यों खर्च करूंगा? जो मेरी एडिशनल इनकम है उसको भी मैं खर्च दूंगा, जो मेरा इस बार इंक्रीमेंट हो मेरा पूरा खर्च दूंगा। ये वही बात है। ठीक है, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इस बार आपने सोचा कि भाई मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ाई है, पहले 200 रुपये थी अब 220 रुपये हो गई है। अब आप कहोगे यार मेरा खर्चा 100 रुपये से भी अच्छा चल रहा है, अब मैं 110 क्यों करूँ उसका? अब जो मेरा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है मैं ऐसा करता हूँ इसको सेविंग्स में डाल देता हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा? आपकी जो एडिशनल से जो आपकी एडिशनल इनकम बढ़ी है वो आपने सेविंग्स में डाल दी डायरेक्ट। खर्चे वही है पुराने वाले, बड़े नहीं, कोई खर्चे कुछ नहीं बढ़े। जितना सारा था इनकम, आई मीन जो एडिशनल इनकम है वो आपने खर्चे बिल्कुल नहीं, वो सेविंग में डाल दी। तो सेविंग में डाल दी, इसका क्या मतलब होगा मेरे को बताओ? आपका जो चेंज इन कंजम्पशन है
चेंज इन कंजम्पशन आपने ज़ीरो किया, ठीक है? आपने बोला यार कंज़्यूम अब करना ही नहीं, जितना पिछले साल कंज़्यूम कर रहा था मैंने उतना ही कंज़्यूम करना है, ठीक है? और जो आपका चेंज इन कंजम्पशन आपका ज़ीरो है, और जो आपकी चेंज इन इनकम है, आपकी चेंज इन इनकम है, वेट वेट अ सेकंड मैं भूल गया। सॉरी, जो जो आपकी चेंज इन इनकम है वो कितना था? 20 रुपये, ठीक है? इनकम आपकी एडिशनल कितनी रुपए थी? आपकी इनकम एडिशन कितनी बड़ी, एक्स्ट्रा कितनी बड़ी? पिछली बार 200 थे, इस बार 220 है, एडिशन कितना था? 20 रुपये का। और जब आपने इस बार डिसाइड किया कंज्यूम एक्स्ट्रा मैंने कुछ करना ही नहीं, जितना पिछले महीने कंज्यूम करा था उतना ही करूंगा, एडिशन में कुछ नहीं करूंगा, तो इससे क्या होगा? आपका न्यूमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर आपका 20 है, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो, ठीक है? देयरफॉर एमपीसी इज जीरो। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, ठीक है? द एमपीसी इज कांस्टेंट। अब देखो पहली बात एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी एमपीसी फॉल होता है, एमपीसी जब भी कभी घट रहा होता है, इसका मतलब होता है हमेशा इनकम बढ़ रही होती है। अभी ऐसे क्यों होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना का एक बिहेवियर है। ये क्या बिहेवियर है? जब भी कभी मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी आपके पास ज्यादा इनकम होने लगती है तो आप खर्चा कम करने लगते हो अपना, ठीक है? मैं एग्जांपल कैसे दूं? वेट अ सेकेंड, आपको कैसे एग्जांपल दूं? देर इज अ रिच मैन, ठीक है? आई मीन लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, ठीक है? इलॉन मस्क ने अपना शेयर किया था, वो एक छोटे से कमरे में रहता है, आई मीन एक उसके पास इतना सा छोटा सा सेट टाइप है रहने के लिए, एक बेडरूम है, एक छोटी सी किचन है, एक वॉशरूम है, एक छोटा सा लिविंग एरिया है। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा 1000 स्क्वायर फीट का भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कम का एक घर है। आई मीन भाई दुनिया का रिचेस्ट आदमी, जो कि पता नहीं कितने बड़े से बड़े विलाज एक चुटकी में खरीद सकता है, बट वो फिर भी एक छोटे से घर में रह रहा है। मतलब इनकम बढ़ती जा रही है और कंजम्पशन आपका कम ही रहेगा, ठीक है? मैं आई मीन होता नहीं है, एक मैंने फिजिक्स वाला जो अलग सर है, अलग पांडे, उनके आपने एक वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा था कि मेरी इनकम बढ़ती गई यूट्यूब में, पहले इतना कमाता था फिर इतना इतना, वो बोलते थे कि एक टाइम आया जब मैं महीने का 7-8 लाख कमाने लग गया यूट्यूब से। कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही, तो उन्होंने कहा कि यार फॉर मी 7-8 लाख पर मंथ इज मोर देन इनफ। वो बोलते कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, इससे ऊपर जो भी हो रहा है वो तो बस एडिशन है। मतलब मेरे लिए जिंदगी जीने के लिए 8 लाख इज मोर देन इनफ। ये वही चीज़ है। आप जब भी कभी इनकम आपकी बढ़ती रहती है, टाइम आएगा आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा क्या मैं क्या करूँ, ठीक है? ये वही केस है, ठीक है? बस वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चेंज इन कंजम्पशन, आपका चेंज इन कंजम्पशन कम होगा, आई मीन चेंज इन कंजम्पशन उसके एक टाइम पे के बाद हो जाएगा बहुत ज़्यादा कम। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका चेंज इन कंजम्पशन हो जाए, वेट अ सेकंड, ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत बड़े बिलियनियर हो, तो क्या हो रहा है कि आप हर महीने खर्च कर रहे हो सिर्फ 10 CR, ठीक है? आप, ठीक है, ये आर है समझ लेना, ठीक है? आप हर महीने 10 CR का एडिशन कर रहे हो, ठीक है? और आपकी जो इनकम है वो बताऊं कितने से बढ़ रही है? आपकी इनकम हर महीने 1000 करोड़ बढ़ रही है, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है? वैसे हर महीने पॉसिबल नहीं होता, चलो साल के हिसाब से चलता है। हर साल आप क्या कर रहे हो? सिर्फ 10 करोड़ का कंजम्पशन कर रहे हो हर साल। आप बोले यार इससे ज़्यादा क्या ही कर लूँ भाई, हर साल मेरी 10 करोड़, मतलब मैं हर साल मेरी जो इनकम है वो 1000 करोड़ से बढ़ जाती है। अब उनमें से मैं सिर्फ 10 करोड़ ही खर्चा करूंगी, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। बस वही चीज़ कह रहे हैं, एमपीसी में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रही है। मतलब भाई आप कंजम्पशन कम करते जा रहे हो, मतलब सीधी सी बात, न्यूमिनेटर आपका कम है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जा रहा है, जा रहा है। इसका क्या मतलब? एमपीसी घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, बस। एमपीसी इज मोर इन रिच पीपल, एमपीसी इज मोर ऑफ रिच पीपल देन, मोर ऑफ पुअर पीपल देन रिच पीपल। जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो इकोनॉमिकली इज नॉट दैट वेल ऑफ, उनके खर्चे ज़्यादा हो गए, उनके सपने ज़्यादा हो गए, उनका चीज़ों को खरीदने का जो यू कैन से ड्रीम्स वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। एक अमीर आदमी होगा वो जब काम कर रहा है अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, वो अपने बिजनेस को सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा है कि उसका एक ड्रीम है, ना कि उसने कि पता नहीं और ज़्यादा पैसा कमाना है। ही इज़ लाइक कि भाई आई एम डूइंग दिस फॉर पैशन। एक बिजनेसमैन का भी एक टाइम आ जाएगा ना ऐसा कि वो बोलेगा भाई इतना पैसा मैं भी क्या करूँ, ठीक है? वो बोले अब मैं जब कुछ कर रहा हूँ तो बस एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ, एक यू कैन से एक अचीवमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? बस वही चीज़ यहाँ पे कह रखी है। बाकी वी आर गोइंग टू कीप दिस वीडियो टिल हियर। नहीं, एक चीज़ बता देता हूँ बस, ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा एक छोटू सा कंसेप्ट है यहाँ पे। वेयर इज इट? अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। अब आप भाई देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या बता दिया? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सीधी सी बात, कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन, इसका एक फॉर्मूला भी है। कंजम्पशन फंक्शन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी। बी का क्या मतलब होता है? एमपीसी, ठीक है? बी का मतलब होता है एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम। ये होता है आप, मतलब ये इट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ शोइंग कंजम्पशन का। और यू कैन से कंजम्पशन फंक्शन को अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। और सीधी सी बात अगर मैं कहूँ ना,
आपने अगर यू कैन से कंजम्पशन फाइंड करना है अपना और आपके पास एमपीसी गिवन है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एमपीसी एमपीएस जो भी दिया हुआ है वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या चलता है। दिस इज द बेसिक थिंग। हाँ, इसको आप ज़्यादा पढ़ोगे, थोड़ा इस फॉर्मूला को पढ़ो और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया है, आई वुड सजेस्ट इनको प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में पुट करना है आपने, आई मीन वैल्यूज पुट करनी है और आपके आंसर्स आते रहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। So guys, thank you for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like, and this is the end guys. Bye bye.